फ्रेंड्स, मैं शारदा थानवी आज अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12th के पॉलिटिकल की बुक का चैप्टर नियोजन नियोजन एवं विकास नीति आयोग, जो कि आपकी पॉलिटिकल की बुक की खंड अ में 4th यूनिट है। 4th यूनिट बच्चों परीक्षा की दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष इसको 20 नंबर का कर दिया गया है। सबसे अधिकतम मार्क्स की यूनिट है ये जो 4th नंबर यूनिट है। इसके अंदर आपका पहला चैप्टर है नियोजन एवं विकास नीति आयोग। मैं आज अपने इस वीडियो में आपको इस चैप्टर की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाऊंगी। पूरा चैप्टर आपको इस मेरे वीडियो में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास में जो टॉपिक दिया हुआ है वो है नियोजन। नियोजन वास्तव में कहते किसे हैं? नियोजन को हम कहेंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब कि भविष्य को देखते हुए हम किस तरीके से अपने विकास के लिए जो योजनाएं बनाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को देखते हुए जो अपनी योजनाएं बनाता है उसको क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। 1928 में सबसे पहले जो इस अवधारणा को स्वीकार किया गया वो सबसे पहले किया गया 1928 में सोवियत रूस ने अर्थव्यवस्था के विकास एवं वृद्धि हेतु इस प्रक्रिया के तहत नियोजन को स्वीकार किया। अपने देश की अर्थव्यवस्था को और विकास दर को सुनियोजित करने के लिए उन्होंने 1928 में नियोजन की अवधारणा को स्वीकार किया और भारत में इसको 1950 में योजना आयोग के गठन के साथ नियोजन के स्वरूप को स्वीकार किया गया। भारत में कब किया गया? 1950 में सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया और उस समय नियोजन के स्वरूप को भारत सरकार ने स्वीकार किया। देश में वर्तमान जो आर्थिक समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, कल कारखानों का विकास करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी को गति करने के लिए आर्थिक नियोजन वास्तव में जरूरी है। जरूरी क्यों है? इन सब चीजों के लिए जरूरी है। गरीबी मिटाने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, औद्योगिकरण के विकास के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी को विकास को गति देने के लिए आर्थिक नियोजन अति आवश्यक है। मैं आपको वापस बता दूं, योजना आयोग का गठन किया गया 1950 में। अब वास्तव में नियोजन है क्या, इसके बारे में जो अगर हम छोटी सी परिभाषा दें या योजना आयोग ने क्या परिभाषा दी है इसको मैं डिफाइन करूं तो सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम ही नियोजन है। छोटी सी एक परिभाषा के तौर पर अगर किसी को समझाना हो, किसी को कहना हो कि नियोजन क्या है, यह परीक्षा में भी क्वेश्चन आ जाए, नियोजन क्या है 1 नंबर का, केवल इसको आप इस तरीके से बता सकते हैं, सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम ही नियोजन है। लेकिन योजना आयोग ने इसे परिभाषित करते हुए देखिए जो पूरी अच्छी तरीके से जो परिभाषा है वो ये दी है, नियोजन संसाधनों के संगठन की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। 1934 में भारत में जब हम कहते हैं कि नियोजन को स्वीकार किया गया या नियोजन की जो दिशा में प्रथम प्रयास किया गया वो किया गया 1934 में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया द्वारा किया गया। इस पुस्तक में उन्होंने प्रस्तुत योजना से आगामी 10 वर्षों में राष्ट्रीय आय दुगनी की जा सकती है इसकी मंशा व्यक्त की और बाद में 1944 में बंबई योजना, श्री मन्ना नारायण की गांधीवादी योजना, एम.एन. रॉय की जन योजना, 1950 में जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना भी इस दिशा में भारत में उठाए गए नियोजन की दिशा में सार्थक कदम थे। तो बच्चों चलिए अब हम आगे चलते हैं कि नियोजन क्यों। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वाई प्लानिंग, नियोजन क्यों किया जाता है? देश में आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियोजन को अपनाया गया। इनके उद्देश्यों को अब अगर हम डिफाइन करना चाहें या बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो हम किस तरीके से लिखेंगे? देखिए मैं एक एक पॉइंट बताती हूँ। संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए नियोजन किया जाता है, ठीक है। बेरोजगारी दूर करके रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए नियोजन किया जाता है। परंपरागत कौशलों को नवीनीकृत रूप में विकसित करने के लिए नियोजन किया जाता है। आर्थिक असमानता कम करने के लिए भी नियोजन किया जाता है। संपूर्ण राष्ट्रीय विकास के लिए भी नियोजन किया जाता है। ये सारे मैं पॉइंट बता रही हूँ कि नियोजन क्यों किया जाता है। आय में वृद्धि, पर व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए नियोजन किया जाता है। सामाजिक उन्नति भी नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता मतलब प्रत्येक मनुष्य आत्मनिर्भर बन सके अपने जीविकोपार्जन के लिए, उसके लिए भी नियोजन एक अत्यंत आवश्यक सीढ़ी है। सत्ताधारी दल द्वारा जनता से किए गए वादों को पूर्ण करने हेतु
जनता से पूर्ण किए, जो शासन में जो सरकार है वो जो जनता से वादे करती है उनको पूर्ण करने के लिए भी नियोजन किया जाता है कि वो 5 सालों में किस प्रकार से अपने कार्य को संपूर्ण करके जनता के सामने लेकर आएगी। इस कारण से भी नियोजन किया जाता है। जन कल्याण के कार्यों को करने की क्षमताएं भी नियोजन से ही विकसित हो पाती हैं। इस प्रकार से प्लानिंग क्यों की जाती है, नियोजन क्यों किया जाता है, ये हमारे पास में टॉपिक है जिसके मैंने आपको सारे पॉइंट बताए हैं। अब नियोजन के लक्षण, नियोजन के लक्षण क्या आते हैं भारत में? नियोजन के लक्षण, अच्छा नियोजन किसे कहते हैं और अच्छे नियोजन के क्या लक्षण होते हैं, ये देखिए। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, जो देश में उपलब्ध संसाधन है उन्हीं संसाधनों से तो उनका अधिकतम उपयोग करके हम प्रत्येक व्यक्ति का समुचित विकास कर सकते हैं। औद्योगिकीकरण में क्रमबद्ध वृद्धि, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम जब क्रमबद्ध उसके लिए हम अग्रसर होते हैं, क्रमबद्ध जो योजना बनाते हैं, तो उससे हम अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर सकते हैं और वो लक्ष्य हमारे पास में देर तक टिका रहता है। कृषि एवं पशुपालन का समानांतर विकास, ये भी नियोजन का एक लक्षण है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संप्रेषण क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ना, शिक्षा के क्षेत्र का आधुनिकीकरण व प्रसार, बौद्धिक संपदा का समुचित उपयोग, भौगोलिक दृष्टि से वंचित क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता देकर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, कौशल विकास दर पर ध्यान देने का नवीनतम लक्षण नियोजन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब नियोजन का विकास से जो संबंध है ये मैं बताती हूँ आपको। नियोजन विकास से किस प्रकार से संबंध रहता है, इसको एक टॉपिक के रूप में हम समझेंगे। देखिए, आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास हम कब कर पाएंगे? जब हम आर्थिक क्षेत्र में सबल होंगे, आर्थिक क्षेत्र में हम दृढ़ होंगे, तब हम राष्ट्रीय विकास कर पाएंगे। महात्मा गांधी जी ने जो नियोजन का लक्ष्य बताया या कहा, तो उन्होंने कहा जब तक देश के अंतिम व्यक्ति का विकास होगा तभी हम वास्तव में नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि देश का अंतिम व्यक्ति जब अपने विकास को कर पाएगा तभी हम नियोजन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार से वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका नारा है सबका साथ सबका विकास का नारा इसी अवधारणा को सुदृढ़ करता है, नियोजन की अवधारणा को सुदृढ़ करता है। विकास के नियोजित प्रयासों में 1950 से 2015 तक योजना आयोग ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई है। योजना आयोग का गठन ही इसलिए किया गया ताकि विकास समुचित हो सके। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग विकास के नियोजित प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। अब ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने की, जो हमने 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया सरकार द्वारा, उसको 2015 में परिवर्तित करके नीति आयोग के रूप में हमारे सामने रखा गया। नीति आयोग में उसको कन्वर्ट कर दिया गया, उसको बदल दिया गया और योजना आयोग को खत्म किया गया। योजना आयोग का स्थान ले लिया गया नीति आयोग ने। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नीति, NITI, पूरा कैपिटल लेटर में है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है, नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए, तो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छी तरीके से सुनिएगा। इसको नीति आयोग केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया। पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान लिया गया, इसको मतलब योजना आयोग को हटाया गया और नीति आयोग को उसकी जगह पुनर्गठित किया गया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करेगा तथा उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता भी प्रदान करेगा। हाँ, आगे हम कर रहे हैं। देखिए बच्चों, नीति आयोग के गठन के आधार की, नीति आयोग का गठन किन आधारों को लेकर के किया गया, प्रशासन ने जो किया गया है। नीति आयोग के गठन के आधार क्या क्या है? विकास में राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाना। जो राज्यों का विकास होता है, देश का विकास होता है, उसमें राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाना इसके गठन का एक मुख्य आधार रहा। देश में विद्यमान बौद्धिक संपदा, जो बच्चे हैं, जो पढ़ लिख करके नौजवान आ रही है, युवा पीढ़ी आ रही है, उनका दोहन करके उन्हें पलायन से रोकना, ताकि वो लोग बाहर जाकर के विदेशों में पैसा कमाने से बचें और उनको रोजगार के अवसर भारत में ही उपलब्ध कराना, देश में उपलब्ध कराना और देश के सुशासन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये भी नीति आयोग के गठन का आधार प्रमुख रहा है।
तीसरा जो आता है हमारे पास में, वो आता है विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करके एक साझा मंच प्रदान करना। ये भी नीति आयोग के गठन का आधार है। तो इस प्रकार से 3 आधार है नीति आयोग के गठन के आधार। वापस रिवाइज कर रही हूं मैं। देखिए, विकास में राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाना, देश में विद्यमान जो बौद्धिक संपदा है उसको पलायन से रोकना और सुशासन में उसकी सुनिश्चित भागीदारी को सुशासन में उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। तीसरा आता है विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक साझा मंच तैयार करना। अब नीति आयोग के गठन के जो उद्देश्य हैं वो क्या है? राष्ट्रीय विकास नीति आयोग का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर के उसका गठन किया गया है, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास, कि राष्ट्र को विकास किस प्रकार से प्रदान किया जाए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा के प्रारूप तैयार करके सौंपना, कि नीति आयोग का कार्य है कि वह एक एजेंडा तैयार करे, जिसमें राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करे और वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को सौंपे। प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये भी इसका उद्देश्य। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना निर्माण के लिए ढांचागत विकास की पहल, यानी कि एक विश्वसनीय योजना का ढांचा तैयार करना। फिर आता है राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित हैं जो उनको प्रोत्साहन देना। फिर आता है समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनको किसी तरीके से किसी कारणवश उनको वास्तव में पिछड़ा ही अभी तक कहा जा रहा है, उनको सामाजिक स्तर पर, उनको शैक्षणिक स्तर पर उनका उतना आगे विकास नहीं हो पा रहा है, उनको प्रोत्साहन देना और आर्थिक पिछड़ापन व सामाजिक दृष्टि का विकास करना, ये भी किसका? नीति आयोग का उद्देश्य है। विकास की दीर्घकालीन नीतियां या योजनाएं तैयार की जाएं, ये भी इसका उद्देश्य है। फिर आता है हमारे पास में बुद्धिजीवी एवं संस्थाओं की राष्ट्रीय विकास में सक्रिय भागीदारी, ये भी हमारे पास में एक इसका उद्देश्य आएगा। विकास के एजेंडे में तेजी लाने हेतु नीति आयोग का गठन किया गया है। सतत तथा न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली विकसित करने के लिए भी नीति आयोग का गठन किया गया है, ये भी इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? सतत व न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली विकसित करना। फिर आता है प्रौद्योगिक उन्नयन एवं क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाए, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की गतिविधियां संपादित करना, ये इसका उद्देश्य है नीति आयोग का। इसके लिए इसका गठन किया गया है और इसके आधार मैंने आपको बता दिए हैं पहले। अब नीति आयोग का गठन, इसके अंदर किन किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं मैं आपको। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री, जो पदेन प्रधानमंत्री होता है, जो उस समय प्रधानमंत्री होता है, वही नीति आयोग का, यानी कि जो पहले था योजना आयोग, जिसको अब हमने बदल करके नीति आयोग कर दिया है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। और इसके सदस्य या गवर्निंग परिषद काउंसिल जो होते हैं समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, वो इसके सब सदस्य होते हैं। फिर आता है क्षेत्रीय परिषदें। ये परिषदें भी, जो क्षेत्रीय परिषदें विभिन्न क्षेत्रों के स्तर पर जो क्षेत्रीय परिषदों का निर्धारण होता है, ये परिषदें भी प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही कार्य करती हैं। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल सभी इसके सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य जो अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता व जानकारी रखते हो, ये भी इसके सदस्य होते हैं नीति आयोग के गठन में। पूर्णकालिक पदाधिकारी जो होते हैं उनके ऊपर देखिए एक बार दृष्टिपात करेंगे हम। उपाध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है वो, क्योंकि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है तो उपाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। पूर्णकालिक सदस्य 2 होते हैं, आंशिक सदस्य 2 होते हैं। बौद्धिक संपदा समूह की आवश्यकता अनुसार प्रदेश सदस्य, केंद्रीय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सचिव स्तर का अधिकारी और सचिवालय। वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं, डॉक्टर राजीव कुमार जो वर्तमान में हैं अभी उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर राजीव कुमार। और जो 2 पूर्णकालिक सदस्य हैं, डॉक्टर विवेक देबरॉय व डॉक्टर VK सारस्वत। वापस सुन लीजिए एक बार, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, 2 पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर विवेक देबरॉय व डॉक्टर VK सारस्वत। इस प्रकार से आपका ये लेसन एक तरीके से पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज
लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध हो सकें।